जो रिमेनिंग पार्ट था, मतलब एक्स्ट्रा पार्ट है इन्वायरमेंटल लॉ का, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट करवाने से पहले वो मैं सारा फिनिश कर देती हूँ। फिर केवल एक हमारा एक्ट बच जाएगा, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। नेक्स्ट वाले लेक्चर में आपका इन्वायरमेंटल लॉ कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी हमारे जो टॉपिक रहते हैं उन्हें कर लेते हैं। तो एक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है नॉइज पॉल्यूशन। नॉइज पॉल्यूशन पे ना क्वेश्चन आता है, सिलेबस में मेंशन नहीं है, बट 2-3 बार नॉइज पॉल्यूशन से क्वेश्चन आया है। 10 मार्क्स में आई थिंक पूछा गया है। तो नॉइज पॉल्यूशन पढ़ते हैं। तो देखो, नॉइज पॉल्यूशन जो है ये एक लैटिन टर्म है, नोजिया, उससे बना है। नोजिया का मतलब क्या होता है? अनवांटेड साउंड, मतलब जो साउंड हमें नहीं चाहिए, अवांछित ध्वनि हम इसको बोलते हैं, नोजिया को। और नॉइज पोल्यूशन जो आता है वो हमारा कौन से एक्ट के अंदर आएगा? मैंने कई बार आपको बताया है, वाटर एक्ट में आएगा, एयर एक्ट में आएगा, एयर इन्वायरमेंट एक्ट में प्रोटेक्शन मैडम, एक्ट एयर में एक्ट में, आएगा। एयर में। हाँ जी, जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, एयर एक्ट में आएगा। तो नॉइज पॉल्यूशन कवर होता है हमारा सेक्शन 2A ऑफ एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981। एयर पॉल्यूटेंट की डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 2A में, उसी के अंतर्गत हमारा नॉइज पॉल्यूशन आएगा। ठीक है, तो सेक्शन 2A क्या कहता है एयर पॉल्यूशन एक्ट का? ये कहता है कि एयर पॉल्यूशन मींस एनी सॉलिड, लिक्विड और गैसियस सब्सटेंस इंक्लूडिंग नॉइज। ठीक है, इस वर्ड को अंडरलाइन कर लेना, इंक्लूडिंग नॉइज, यही नॉइज पॉल्यूशन है। प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर such concentration as may be or tend to be injurious to human being or other living creatures or plants or property or environment। सेक्शन 2A कहता है कि एयर पॉल्यूशन क्या है कि कोई भी सॉलिड है, लिक्विड या गैसियस सब्सटेंस जिसमें कि नॉइज भी इंक्लूड होती है, वो एटमॉस्फेयर में इस कॉन्सेंट्रेशन के साथ प्रेजेंट है जो कि ह्यूमन बीइंग या जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं उनको हानि पहुंचा सकता है, उसको कहते हैं हम एयर पॉल्यूशन। पॉल्यूशन जो है एक तरीके से जो नॉइज पॉल्यूशन है वो हमारा एयर एक्ट में कवर है। और नॉइज को हम मापते किस में है? डेसिबल में इसको हम नापते हैं। यानी कि जो 60 डेसिबल होता है, 60 डेसिबल तक की जो होता है, जहाँ पे कि जो साउंड होती है ना वो फिजिकली बहुत ज्यादा पेनफुल हो जाती है, असहनीय हो जाती है। उसके बाद आता है सोर्सेज ऑफ नॉइज पॉल्यूशन। नॉइज पॉल्यूशन के क्या क्या सोर्सेज हैं? तो देखो, इंडस्ट्रियल सोर्सेज हैं, है ना, नॉन इंडस्ट्रियल सोर्सेज हैं, जैसे कि आपका ट्रांसपोर्टेशन हो गया, और आसपास से जो भी साउंड आती है वो हो गया। इसके अलावा रोड ट्रैफिक नॉइज हो गया, एयरक्राफ्ट से जो नॉइज होता है वो हो गया, रेलवेज हो गई इसके सोर्सेज, कंस्ट्रक्शन नॉइज हो गया, इंडस्ट्री हो गई, बिल्डिंग्स हो गए, है ना, और कंज्यूमर प्रोडक्ट से जो नॉइज आता है वो हो गया। तो है नॉइज पॉल्यूशन के। ठीक है, उसके बाद आता है हार्मफुल इफेक्ट, कि नॉइज पॉल्यूशन जो है उसका इफेक्ट क्या होता है। तो देखो, नॉइज की वजह से किसी भी पर्सन की जो एफिशिएंसी है वो डिक्रीज हो जाती है, कंसंट्रेट सही नहीं कर पाता कोई भी व्यक्ति, यानी कि लैक ऑफ कंसंट्रेशन हो जाता है, फटीग फील करता है, बहुत थका थका सा, मन नहीं लगता काम में। कई बारी अगर नॉइज जो है वो एक्सेस में हो जाती है तो अबॉर्शन तक भी कोज हो जाता है। इसके अलावा हाई बीपी, ये भी इसकी वजह से होता है। कई बारी परमानेंटली या टेम्परेरीली डीफनेस आ जाती है। ठीक है, और जो वेजिटेशन है उसके ऊपर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसकी वजह से जहाँ पे ज़्यादा नॉइज होती है ना, वहाँ पे जो क्रॉप्स की जो क्वालिटी है वो भी बहुत पुअर हो जाती है। एनिमल्स पे भी इसका इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि एनिमल जब ज़्यादा नॉइज होती है तो एनिमल्स अपना कंट्रोल खो देते हैं।
ठीक है, कंट्रोल लूज कर देते हैं एनिमल्स अपना, और वो बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाते हैं। जैसे कई बारी आपने मूवीज़ वगैरह में भी देखा होगा कि घोड़े जा रहे हैं, है ना, उनके पास किसी ने पटाखा छोड़ दिया तो उससे क्या होगा, वो एकदम से हाइपर हो जाते हैं। या एलिफेंट हैं, उनके पास अगर मान लो गन से शूट कर दो आसपास में भी, तो वो एकदम अपना कंट्रोल लूज कर देते हैं। तो इस तरीके से जो एक्सेसिव नॉइज है, एक्सेसिव साउंड है, वो एनिमल्स पे भी निगेटिव इफेक्ट डालती है। इवन दो जो गाय भैंस भी होती है, अगर उनके पास भी ज्यादा नॉइज होता है तो वो भी कंट्रोल लूज करने लग जाती हैं। इसके अलावा इफेक्ट ऑन प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी पे भी इसका लाउड नॉइज का बहुत इफेक्ट होता है, क्योंकि जो नॉइज है वो बिल्डिंग्स के लिए भी बहुत डेंजरस होता है, ब्रिजेस के लिए, और जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनके लिए भी। जैसे आपने कई बार फील किया होगा कि अगर आसपास या मतलब कोई बिल्डिंग है और उसके जस्ट पास बहुत तेज आवाज में कोई डीजे बज रहा हो, तो जो विंडो के जो ग्लासेस होते हैं ना, कई बारी वो भी एकदम से हिलने लग जाते हैं, और समटाइम्स तो क्रैक्स आ जाते हैं उन ग्लासेस में। तो वो नॉइज की वजह से होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो वेव्स क्रिएट होती है नॉइज की वजह से, वो वॉल से टकराती है ना। और कई बारी अगर ज्यादा नॉइज होने की वजह से जो बिल्डिंग की जो दीवारें हैं उनमें भी क्रैक्स आ जाते हैं। तो हाँ, ये जो नॉइज है इसका बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट होता है हर एक चीज के ऊपर, जो भी हमारे एटमॉस्फेयर में है, चाहे वो प्लांट्स हो, लिविंग बीइंग्स हो, ठीक है, एनिमल्स हो, ह्यूमन बीइंग या बिल्डिंग हो। क्लियर, समझ में आया इतना? हेलो मैडम, यस मैडम। ठीक है। फिर अब उसके बाद आता है लीगल कंट्रोल। कंट्रोल कैसे किया जा सकता है नॉइस को? तो देखो, कंट्रोल करने के लिए एक तो सबसे पहले हमारा आता है राइट टू इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो हमारे पास ना राइट टू इंफॉर्मेशन एक एक्ट है, यानी कि आपके पास एक राइट होता है ये जानने का कि भाई गवर्नमेंट से इंडस्ट्रीज के रिगार्डिंग या जो भी उसके इफेक्ट होते हैं नॉइस के, उसके रिगार्डिंग आप आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो कि भाई नॉइज के रिगार्डिंग क्या क्या नॉर्म्स हैं या किस तरीके की कंडीशंस है, क्या परमिशन दी गई है इंडस्ट्रीज वगैरह को, वो आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो। दूसरा हमारा आता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया के अंदर आपका आर्टिकल 21 है, जहाँ पे ये दिया हुआ है कि राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट इज अ फंडामेंटल राइट। तो हेल्दी इन्वायरमेंट में तो सीधी सी बात है, नॉइज फ्री इन्वायरमेंट भी आएगा। फिर आर्टिकल 48A और आर्टिकल 51AG, जो दोनों ही, ये तीनों जो आर्टिकल्स हैं ये आपके इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग है। ठीक है, तो ये आपका आएगा। फिर आपका आता है, पहले इंडियन पीनल कोड था और अभी BNS है, भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन 270 पब्लिक न्यूसेंस। ठीक है, 270 से लेके पब्लिक न्यूसेंस का जो पूरा चैप्टर है अंदर कवर हो जाता है। इसके अलावा लॉ ऑफ टॉर्ट्स हो गया। लॉ ऑफ टॉर्ट्स में भी पॉल्यूशन को ना एक तरीके से सिविल रॉन्ग कंसीडर किया गया है। फिर आपका आता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में सेक्शन 133 था, और BNSS में सेक्शन आई थिंक 144 है। इसको एक बार आप देख लेना, 144 है या हाँ 144 ही होगा। एक सेकंड मैं खुद ही चेक कर लेती हूँ। 152A है जी। 152A है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी कंडीशनल ऑर्डर जी। 152A तो नहीं होगा। 152 है, हाँ 152 है बस 152 होगा ना, जी। 152A नहीं है। ना, 152 है। हाँ 152 है। ठीक है, CRPC का 133 होता था, जो कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को एम्पावर करता है कि भाई वो पब्लिक न्यूसेंस को रिमूव करें तुरंत प्रभाव से, कंडीशनल ऑर्डर पास करके। और पहले फैक्ट्रीज एक्ट था, पहले क्या अभी भी है, फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर भी स्पेसिफिक प्रोविजंस थे नॉइस को
कंट्रोल करने के लिए। मोटर व्हीकल एक्ट हो गया जिसमें कि एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया दिया गया है मोटर व्हीकल एक्ट रूल्स के अंदर कि भाई हॉर्न हॉर्न का जो यूज है वो आप कहाँ कर सकते हो, है ना, कहाँ पे आपको हॉर्न नहीं यूज करना है। जैसे हॉस्पिटल्स हो गए, स्कूल्स हो गए, उनके आसपास हॉर्न्स नहीं आपको बजाना है। तो ये सारे रूल्स रेगुलेशन मोटर व्हीकल एक्ट में भी दिए गए हैं। तो ये हमारा हो गया नॉइज पॉल्यूशन। इससे कुछ पूछना हो तो बताइए। क्लियर है? हाँ मैडम क्लियर कुछ है। ठीक है। और देखो ये ना सिलेबस में नहीं दिया गया है नॉइज पोल्यूशन, लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से क्योंकि ये एयर एक्ट के अंदर आता है, अलग से डिफाइन नहीं किया गया है सिलेबस में इसको। फिर हमारा बचा हुआ था पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पीआईएल। तो देखो रोल ऑफ पीआईएल इन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन इन इंडिया। पीआईएल का क्या रोल है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग? देखो सबसे पहले तो पीआईएल पीआईएल होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का मतलब होता है कि ये एक ऐसी लिटिगेशन होती है जो कि बेसिकली पब्लिक के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए फाइल की जाती है। हालांकि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को कहीं भी किसी भी स्टैट्यूट में या किसी भी एक्ट में डिफाइन नहीं किया गया है, इसको केवल इंटरप्रेटेट किया गया है जजेस के थ्रू। अब आते हैं इसकी हिस्ट्री पे कि ये पीआईएल जो है ये आई कहाँ से है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो देखो पीआईएल जो है इसका ओरिजिन होता है यूएसए से, अमेरिका से ये आई है। जस्टिस पीएन भगवती एंड जस्टिस वी आर कृष्णा अय्यर, इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को इंडिया के अंदर रिकॉग्नाइज किया था। और जो पहला केस था, फर्स्ट रिपोर्टेड केस पीआईएल के ऊपर, वो था हमारा हुसनारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1979, जिसमें कि फोकस किया गया था इन ह्यूमन कंडीशंस ऑफ प्रिजन्स एंड अंडर ट्रायल प्रिजनर्स के ऊपर। ये पहला केस था 1979 का, क्योंकि पीआईएल का टाइम पीरियड भी तभी से है। फिर आती है, अच्छा एक और कॉन्सेप्ट होता था इसमें लोकस स्टैंडाई का। जो ट्रेडिशनल अप्रोच थी लोकस स्टैंडाई की वो ये थी कि जिसका इंटरेस्ट वायलेट हो रहा होगा केवल वही पर्सन या वही जो है वो पीआईएल डाल सकता है। लेकिन धीरे धीरे इसमें भी चेंज हुआ और मॉडर्न कॉन्सेप्ट ये आया कि भले ही जो मार्जिनलाइज्ड पर्सन है या जो विक्टिम है उसकी तरफ से कोई और भी पीआईएल फाइल कर सकता है अगर ग्रुप ऑफ पर्सन का राइट वायलेट हो रहा है या किसी भी कम्युनिटी का या किसी पर्सन का भी राइट वायलेट हो रहा है, तो उसके बिहाफ पे कोई दूसरा पर्सन भी पीआईएल फाइल कर सकता है। इवन दो, अच्छा पीआईएल जो है, पीआईएल का कोई फॉर्मेट भी नहीं होता है। इवन दो एक सिंगल लेटर को भी सुप्रीम कोर्ट कई बार पीआईएल की तरह कंसीडर कर लेती है। फिर आता है इसकी इम्पोर्टेंस कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की इम्पोर्टेंस क्या है। तो देखो ये ना एक बहुत ही वाइडर इंटरप्रिटेशन प्रोवाइड करती है रिगार्डिंग राइट टू इक्वालिटी, लाइफ और पर्सनालिटी। और इसको कई तरीके के रिलीफ्स और रेमेडीज के लिए भी यूज किया जाता है। एक बहुत ही इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट की तरह ये काम करती है जिससे कि सोसाइटी या सोशल वेलफेयर के अंदर एक चेंज लाया जा सकता है सोसाइटी के अंदर। और पीआईएल के थ्रू कोई भी पर्सन या कोई भी ऐसा पर्सन जो कि ओप्रेस्ड क्लास से है वो भी न्याय ले सकता है। अब आते हैं जुडिशरी का क्या रोल है एनवायरमेंट के रिगार्डिंग पीआईएल में। तो 1985 से लेकर 1995 तक का जो पीरियड है, हालांकि 1985 से पहले ही पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हो गया था इंडिया में, क्योंकि 1979 का तो हुसनारा का ही केस था, उससे पहले ही आ गया था। बट 85 से लेकर 95 तक का जो टाइम पीरियड था वो एक ग्रोइंग फेज था पीएल का। उस समय पे क्योंकि इंटरनेशनल एनवायरमेंटल लॉ जो था वो बहुत लीड कर रहा था और
और नेशनल लेवल पे भी। इस टाइम पीरियड के दौरान ना सबसे ज्यादा इंटरनेशनल एनवायरमेंटल लॉ के रिगार्डिंग ट्रीटीज वगैरह हुई, तो इसलिए ये एक बहुत ही उस समय पे एनवायरमेंट जो था एक बर्निंग टॉपिक हुआ करता था उस समय पे। और इंडिया में भी राइट टू लाइफ के अंतर्गत उसको एक्सपेंड किया गया था एनवायरमेंट को। तो यहाँ जो सबसे पहले केस आया था 1980 का केस था, म्यूनिसिपल काउंसिल रतलाम वर्सेस वर्दीचंद एंड अदर्स 1980। अच्छा, इसमें ना एक चीज है पीआईएल में आपने स्टॉकहोम डिक्लेरेशन में ना वो पढ़े थे डॉक्ट्रिन, पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन हो गया, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल हो गया और पॉल्यूटर पेस प्रिंसिपल हो गया, उनमें केस लॉस पढ़े थे ना? यस मैडम। का है क्या ना? बताया जाता है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वर्सेस रतलाम। म्यूनिसिपल काउंसिल रतलाम वर्सेस वर्दीचंद, सैनिटेशन केस के नाम से ये फेमस है। ठीक है। हाँ, तो आपने कई सारे डॉक्ट्रिन पढ़े, उसमें जितने भी केसेस थे ना वो मोस्टली पीआईएल के थ्रू सोल्व हुए हैं, तो आपको एक्स्ट्रा केस लॉ याद रखने की जरूरत नहीं है। जो 21 में आपने पढ़े होंगे कॉन्स्टिट्यूशन में उनको मेंशन कर देना, वरना जो केसेस आपने इन डॉक्ट्रिन में पढ़े हैं ना वो सारे पीआईएल में डाल देना, सब ठीक होंगे। ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी वो सारे ही केसेस रिपीट हो रहे हैं और सबसे ज्यादा तो एमसी मेहता का केस। हाँ, तो म्यूनिसिपल काउंसिल रतनाम वर्सेस वर्दीचंद एंड अदर्स 1980 सैनिटेशन केस के नाम से ये मशहूर है। इसमें ये कहा गया था कि एक जो बेसिक पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज हैं वो एक तरीके से ह्यूमन राइट होती हैं और म्यूनिसिपैलिटी को इसमें कंपेल किया गया कि आप प्रॉपर सैनिटेशन और ड्रेनेज सिस्टम जो है वो पब्लिक को प्रोवाइड करिए। सुप्रीम कोर्ट का केस था ये। ठीक है, सैनिटेशन केस के नाम से ही फेमस है। उसके बाद नेक्स्ट आता है रूरल लिटिगेशन एंड एंटाइटलमेंट केंद्र, रूरल लिटिगेशन एंड एंटाइटलमेंट केंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1989। दून वैली क्वेरिंग केस के नाम से ये फेमस है, दून वैली क्वेरिंग केस। बिहाफ पे सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल फाइल करी अगेंस्ट लाइमस्टोन क्वेरिंग। ठीक है, और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार बैलेंस इन्वायरमेंटल एंड इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी का सिद्धांत दिया कि भाई जो इंडस्ट्रियल डिमांड्स हैं, जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है उनको एक्सप्लॉइट ना करके एक तरीके से इकोलॉजी और इन्वायरमेंट को बैलेंस किया जाना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया अथॉरिटीज को कि वो जो मसूरी हिल्स हैं वहां पे क्वेरिंग को रोक दे। नेक्स्ट है एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1987 ओलियम गैस लीक केस, ओलियम गैस लीक केस श्रीराम फूड एंड फर्टिलाइजर फैक्ट्री का केस था दिल्ली में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो विक्टिम्स थे गैस लीक के कॉम्पनसेशन पे करने के लिए और इसी में एब्सोल्यूट लायबिलिटी का प्रिंसिपल अप्लाई हुआ। ठीक है,
और ये पहली बार था जिसमें कॉम्पनसेशन पे किया गया विक्टिम्स को, फर्स्ट केस था ये। नेक्स्ट है एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का ही अगेन। एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1988। गंगा पोल्यूशन केस। यहाँ पे एमसी मेहता ने रिट पिटीशन फाइल की सुप्रीम कोर्ट में गंगा पोल्यूशन को हाईलाइट करने के लिए कि इंडस्ट्रीज और म्यूनिसिपैलिटीज जो इसके किनारे लोकेटेड हैं उनसे गंगा पोल्यूट होती है। कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि जो कानपुर के जो आसपास की जो टेनरीज हैं उनको बंद किया जाए, बंद करने के आदेश दिए सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि कानपुर के आसपास वो चमड़े की फैक्ट्री थी और उनसे वो गंदा पानी गंगा में मिक्स हो रहा था। नेक्स्ट है अगेन एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1991 का केस है। ये व्हीकुलर पॉल्यूशन जो है उसके अगेंस्ट केस था। तो कोर्ट ने इसमें ये कहा कि व्हीकल से जो भी पॉल्यूशन होता है उसके रिगार्डिंग एक नेशन वाइड पॉलिसी बनाई जानी चाहिए, मेजर किया जाना चाहिए कि भाई व्हीकल से कितना पॉल्यूशन निकलता है, उसके अकॉर्डिंगली नॉर्म्स बनाए जाने चाहिए। लैंडमार्क जजमेंट था ये। फिर है एमसी मेहता वर्सेस कमलनाथ एंड अदर्स 1997। एमसी मेहता वर्सेस कमलनाथ एंड अदर्स 1997। स्पैन मोटेल केस। स्पैन मोटेल केस हिमाचल प्रदेश में मोटेल बन रहा था, ठीक है। कोर्ट ने ऑर्डर किया कि जो फॉरेस्ट लैंड है जिस पे आप मोटेल बना रहे हो वो आप गवर्नमेंट को वापस करिए, और जो भी आपने इंक्रोचमेंट किया है उसको सॉर्ट आउट करिए। और कोर्ट ने यहाँ पे एग्जाम्पलरी डैमेजेस भी देने के लिए, पे करने के लिए कहा था। और पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल का ये लीडिंग केस लो है, पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल और पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन, ठीक है। और कोर्ट ने कहा था कि जो भी आपने डैमेज किया है एनवायरमेंट को उसको रिवर्स करिए, और साथ में फाइन इम्पोज किया था 10 लाख रुपीस का। ठीक है, ये हो गया आपका पीआईएल वाला टॉपिक। क्लियर है? हेलो, क्लियर है मैडम, क्लियर है। क्लियर है। चलो अब मैं आपको करवाती हूँ कुछ छोटे छोटे से टॉपिक जो कि कई बारी 4-4, 5-5 नंबर में पूछे जा सकते हैं, वो मैं आपको करवाती हूँ। चलो इसमें सबसे पहले आपका आता है ग्रीन हाउस इफेक्ट में पूछा जाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। देखो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, जब सनलाइट एटमॉस्फेयर से ट्रेवल करके जब सनलाइट ट्रेवल करके आती है पृथ्वी के ऊपर, तो क्या होता है कि जो एटमॉस्फेरिक गैसेस है ना वो उसको ट्रैप कर लेती हैं, रिफ्लेक्ट बैक नहीं हो पाता है, तो उसको हम बोलते हैं
एक तरीके से ग्रीन हाउस इफेक्ट, क्योंकि हीट जो होती है ना वो एटमॉस्फेयर में ट्रैप हो जाती है और इसी को ग्रीन हाउस इफेक्ट बोला जाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। तो ये जो आपका हीट ट्रैपिंग फीचर होता है एटमॉस्फेयर का, दिस इज द ग्रीन हाउस इफेक्ट। और इसमें सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है गैस, वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा इसमें रोल प्ले करती है, क्योंकि ये ना ज्यादा हीट इससे ट्रैप होती है, क्योंकि जब CO2 बढ़ती है तो ज्यादा हीट ट्रैप होती है और जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि केवल एक कार्बन डाइऑक्साइड ही इसमें रोल प्ले करती है, अदर गैसेस भी इसमें रोल प्ले करती हैं, जैसे आपकी मीथेन हो गई, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड हो गई, नाइट्रोजन फ्लोराइड हो गया, हाइड्रो फ्लोरोकार्बन हो गए और सल्फर हेक्साफ्लोराइड हो गई। ये सारी गैसें मिल करके ग्रीन हाउस इफेक्ट कोर्स कर में आता है। और इसके सोर्सेस क्या हैं जिनसे सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट होता है? तो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स जो है ना ग्रीन हाउस इफेक्ट का, वो है एनर्जी। एनर्जी मतलब जो रिफाइनरीज हो गई हमारी, और जो पावर जनरेशन जो यूनिट्स हैं, उनके थ्रू ग्रीन हाउस इफेक्ट कोज होता है। यानी क्यों होता है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, फ्यूल फ्लेयरिंग हो गई। तो 35% के अराउंड जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो एनर्जी के थ्रू एमिट होती हैं। फिर दूसरे नंबर पे हमारा आता है इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज में जो फ्यूल है उसका जो कंबस्शन होता है, सीमेंट प्रोडक्शन होता है, केमिकल्स प्रोडक्शन होता है, ये सब टोटल 18% रोल प्ले करती हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट में। फिर हमारा आता है एग्रीकल्चर, 11% रोल होता है एग्रीकल्चर में, जैसे एनिमल डाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजर का जो हम यूज करते हैं, प्रोडक्शन हो गया, ये सब टोटल 11% कंट्रीब्यूट करती हैं। फिर आता है फॉरेस्ट्री, इसमें जैसे वुडी डीके हो गया, या फॉरेस्ट में जो फायर होती है, कई बार आग लग जाती है जंगलों में, तो ये भी 11% कोज करती है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट हो गया, बिल्डिंग हो गई, ये सब के सब ग्रीन इफेक्ट का सोर्सेज होते हैं। अब इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट का? इसका प्रभाव ये होता है कि इससे टेम्परेचर राइज हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ता है ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण। और क्योंकि टेम्परेचर बढ़ता है इसलिए सबसे ज्यादा सूखा और फ्लडिंग होती है, कभी सूखा पड़ेगा, कभी बाढ़ आएगी, ये सब ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण होता है। इसके अलावा जो हमारे जो आइसबर्ग्स है वो मेल्ट होते हैं, स्नो मेल्ट होती है, तो जो वाटर लेवल है वो बढ़ता है। एक्सट्रीम वेदर इंसिडेंट्स भी इसी की वजह से होते हैं, कई बार सुनामी आ गई, बाढ़ आ गई, ये सब। क्लाइमेट चेंज होता है और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण। तो ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट वाला टॉपिक है, आई होप समझ में आ गया होगा, सबको पता है। 5 मार्क्स में पूछा जाता है, एक बार पूछा गया था। क्लियर है? यस मैडम। है ना? फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, अभी जैसे मैंने आपको बताया था ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है, इसी की वजह से होती है ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है? ग्लोबल वार्मिंग होती है कि जब अर्थ का क्लाइमेट सिस्टम, अर्थ में एकदम से जब जो टेम्परेचर राइज होता है, एवरेज टेम्परेचर से जब ज़्यादा टेम्परेचर होता है, तो उसको हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। और होती क्यों है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और जो अदर पॉल्यूटेंट्स और ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, उनकी जो मात्रा है वो ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। क्योंकि नॉर्मली अगर हीट आती है पृथ्वी पे तो वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, पर जब ये गैसेस बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है तो रिफ्लेक्शन नहीं हो पाता, रात में वो वापस नहीं जा पाती हैं, इसलिए एटमॉस्फेयर में ही ट्रैप हो जाती है और वही ग्लोबल वार्मिंग करती है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण अंटार्कटिका में अबाउट 134 बिलियन मीट्रिक टन जो आइस है पर ईयर 2002 से लेकर के अब तक 134 बिलियन मीट्रिक टन आइस जो है वो मेल्ट हो चुकी है।
और ये जो रेट है ये और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और ग्लोबल वार्मिंग में जो सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर्स हैं ना वो चाइना और यूएसए हैं। ये सबसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट करते हैं क्योंकि इन गैसों का जो इमिशन है इन देशों में सबसे ज़्यादा होता है। अब इम्पैक्ट क्या आता है, सेम इम्पैक्ट है, टेम्परेचर एक्सट्रीम हो जाता है, सी लेवल बढ़ेगा अगर टेम्परेचर एक्सट्रीम होगा तो, ठीक है, सूखा पड़ेगा, एयर पॉल्यूशन कॉज होता है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, स्टॉर्म्स आते हैं, फ्लड्स आती हैं। इसके अलावा कुछ बीमारियां भी होती हैं जैसे एज्मा हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से होती हैं। क्लाइमेट चेंज होता है इसी ग्लोबल वार्मिंग के कारण, ठीक है। 5 नंबर में आता है, उसके बाद आता है कार्बन ट्रेडिंग। कार्बन ट्रेडिंग का नाम सुना है आपने? हेलो, हाँ मैडम, सुना तो है। सुना है, क्या होती है कार्बन ट्रेडिंग? ये ध्यान नहीं है मैडम, सुना है बस। चलिए मैं बताती हूँ कार्बन ट्रेडिंग क्या होती है। कार्बन ट्रेडिंग पूछा गया था आपसे शायद 2017 में ये क्वेश्चन आया था 5 मार्क्स में। देखो कार्बन ट्रेडिंग ना एक एक प्रोसेस होता है जिसमें कि जो कार्बन कार्बन सेलिंग है एक क्रेडिट्स तरह से, होते हैं, कार्बन ट्रेडिंग ये है जी। कहीं हाँ से बाइंग कार्बन एंड सेलिंग, हाँ बाइंग एंड खरीदना सेलिंग, या यस। बेचना, हाँ। कहीं ज्यादा क्योंकि कार्बन हमारे इंडिया से ले जाएं लोग, हम तो कहीं ये ट्रेड शुरू कर दो। नहीं नहीं ये होता है हाँ जी। एक्चुअली ऐसा होता है ना कार्बन ट्रेडिंग में। ये बेसिकली क्योटो प्रोटोकॉल में हुआ था कि जो कंट्रीज है ना वो हम्म। अपनी कार्बन डाइऑक्साइड की एक लिमिट फिक्स करेंगी, जी। ठीक है। लिमिट में क्या होगा कि क्या कुछ मिला है इसको? पॉइंट्स होंगे हाँ जी। कि भाई ये जो पॉइंट्स हैं इनके ऊपर एमिशन नहीं होगा, इन पॉइंट्स के अंदर अंदर ही एमिशन होगा। तो अगर पॉइंट्स एक्सीड हो जाते हैं तो आपको दूसरे देशों से वो जो क्रेडिट्स हैं वो खरीदने पड़ते हैं जिनके यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड इमिट कम हुई होगी, ठीक है। जिनके यहाँ कम होती है यानी उस पॉइंट से कम वो कार्बन डाइऑक्साइड को इमिट करते हैं तो वो दूसरे देश को सेल कर देते हैं। तो ये एक तरीके से एक प्रोसेस होती है बाइंग एंड सेलिंग की, क्रेडिट्स के, कार्बन क्रेडिट्स के, या हम कह सकते हैं एक तरीके से एक्सचेंज ऑफ क्रेडिट्स भी कह सकते हैं बिटवीन नेशंस टू रिड्यूस द एमिशंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और कभी कभी इसको कार्बन एमिशन ट्रेडिंग भी बोला जाता है। कार्बन ट्रेडिंग को कार्बन एमिशन ट्रेडिंग भी कहा जाता है, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल से था, ठीक है। और ये आया क्यों था, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशन है उसको कंट्रोल किया जा सके। क्लियर है जी? मैडम ये तो उल्टा हो गया, बल्कि ये ट्रेडिंग अलाउ नहीं करनी चाहिए जिससे कि सब अपने अपनी लिमिट में रहे। नहीं ये अलाउ इसलिए की गई थी ना कि बेचने के चक्कर में, देखो ऐसा है, जो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन है नॉर्मली अनलिमिटेड हो रहा था, तो एक एक तो उसको लिमिट किया गया कि आप जो है ना इस लिमिट से ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड को इमिट नहीं कर सकते हो। अगर आप करोगे तो आपको क्रेडिट परचेस करने होंगे, तो इससे कंट्री पे फाइनेंशियल बर्डन आएगा। दूसरा, जो कंट्रीज जो थी पहले, मतलब उनके यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन पहले से ही बहुत कम हो रहा था, तो वो कंट्रोल करेंगी कि और कम हो ताकि हम अपने क्रेडिट्स जो हैं दूसरी कंट्रीज को बेच सकें। तो उससे उनका सोर्स ऑफ इनकम भी बढ़ेगा और इसको कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। ये उस समय ये पे तो क्योटो ठीक है मैडम, प्रोटोकॉल। सोर्स तो बढ़ रहा है, लेकिन जो हम्म। यूज कंट्री है ना, जैसे आपने अभी नाम लिया जापान और यूएसए, चाइना यूएसए, जापान नहीं, चाइना और यूएस का नाम चाइना, मैंने लिया है। ये तो और खरीद लेंगे, वो तो पहले ही ज्यादा करती है, और हाँ तो करेंगे। खरीद लेंगी तो, लेकिन बाकी तो कम से कम अपना कंट्रोल करने की कोशिश करेंगी ना। देखो हर एक चीज के नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही पहलू होते हैं। भाई अगर मान लो हमें अपना ट्रेड बढ़ाना हो या एक्स्ट्रा इनकम करनी हो तो हम अपने खर्चे भी तो कम करेंगे ना। ये उस पर्सपेक्टिव से था। बाकी तो फायदा नुकसान हर किसी को है, हर किसी चीज का होता है, ठीक है ना सतीश जी? ठीक है मैडम। जी। फिर उसके बाद आता है डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन क्या होता है, सबको पता है कि फॉरेस्ट का रिमूवल
या जो स्टैंडिंग ट्रीज होते हैं उनको लैंड से हटा देना कहलाता है डिफोरेस्टेशन, है ना। और ये किस पर्पज से हटाया जाता है कि भाई बिल्डिंग्स बनानी है या कुछ भी करना है, और उनके कारण जंगलों को जो काटा जाता है अर्बन यूज के लिए, वो डिफोरेस्टेशन कहलाता है। ये भी 5 नंबर में आता है। फिर आता है नेक्स्ट एसिड रेन। अब एसिड रेन क्या होती है? एसिड रेन वो रेन होती है जिसका यूजुअली जो पीएच वैल्यू होती है वो लो होती है, यानी कि जो अनयूजुअली एसिडिक नेचर की होती है, इसको हम बोलते हैं एसिड रेन। और ये होती क्यों है? क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड का जब एमिशन ज़्यादा होता है तो वो वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करती हैं और एटमॉस्फेयर में एसिड प्रोड्यूस करती हैं, जिसकी वजह से एसिड रेन होती है। और ये जो टर्म है एसिड रेन, इसको सबसे पहले यूज किया गया था 1872 में रॉबर्ट एंगस स्मिथ के थ्रू। इट वॉज कॉइन्ड इन 1872 बाय रॉबर्ट एंगस स्मिथ। इन्होंने इस टर्म को यूज किया था, ठीक है। इसमें सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाती हैं? अपवर्ड डायरेक्शन में जाती हैं और हवा के साथ जाके, यानी कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स है उनके साथ रिएक्शन करती हैं और फिर एसिड क्रिएट करती हैं, एसिड की ड्रॉपलेट्स बनाती हैं और वो वापस पृथ्वी पर आती हैं। और ये जो एसिड रेन है ना, ये बहुत ही डेंजरस है, क्योंकि इसकी वजह से प्लांट्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, वाटर पोल्यूट होता है, सॉइल जो होती है उसके अंदर भी पॉल्यूशन क्रिएट होता है। एक्वेटिक एनिमल्स के लिए सबसे ज़्यादा घातक होती है, क्योंकि उसकी जो पीएच वैल्यू होती है ना वो 5 से भी कम होती है, जिसकी वजह से जो अडल्ट फिश होती हैं उनकी डेथ हो जाती है। सॉइल्स को पोल्यूट करती हैं। फॉरेस्ट और जो अदर वेजिटेशंस होती हैं उनको भी ये नुकसान पहुंचा देती हैं। ओशियन जो होता है उसका भी एसिडिफिकेशन ये करती हैं। ह्यूमन हेल्थ पर भी निगेटिव इफेक्ट डालती हैं, डायरेक्टली नहीं डालती बट इनडायरेक्ट वे में डालती हैं। क्यों डालती हैं? क्योंकि इनकी वजह से क्या होता है, अस्थमा के अटैक्स आते हैं, ब्रोंकाइटिस होता है, लंग्स प्रॉब्लम होती हैं, हार्ट प्रॉब्लम होती है, बिल्डिंग्स को डैमेज कर देती है, हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स या स्टैचूज जो होती हैं उनको डैमेज कर देती हैं। जैसे कि एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था ना, ताज ट्रेपजियम केस वाला। तो क्या करती हैं एसिड रेन, जो बिल्डिंग्स होती हैं या जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं उनके ऊपर डल के उनको डैमेज करती हैं। अब ये आज मैंने आपको करवा दिए 3-4 टॉपिक, इनमें कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिए। हाँ जी, यहाँ तक सब क्लियर है? मैडम हम ये हेलो। कह सकते हैं कि पीआईएल जो है आपका का यूज घट रहा है, इस तरह का कोई स्टडी है अब? नहीं, ऐसा नहीं है कि पीआईएल का यूज घट रहा है। जहां जरूरत है वहां कोर्ट एंटरटेन करता है, लेकिन जहां जरूरत नहीं है वहां नहीं करता है, वहां कोस्ट भी लगाता है। क्योंकि पीआईएल का ना मिसयूज होने लगा था। इसको इंट्रोड्यूस किया गया था यूजुअल वे में, बट बाद में क्या किया जाने लगा कि इसका ना मिसयूज होने लगा, बिना मतलब में भी लोग पीआईएल फाइल करने लगे। केवल पब्लिक इंटरेस्ट के लिए ही नहीं बल्कि अपने खुद के इंटरेस्ट के लिए भी फाइल की जाने लगी। तब ये कोस्ट वाला कॉन्सेप्ट आया था पीआईएल में कि भाई अगर आप अननेसेसरी और प्रोसीडिंग्स को डिले करने के लिए, कोर्ट का समय बर्बाद करने के लिए पीआईएल फाइल करेंगे तो कोर्ट कोस्ट लगा सकती है। ठीक है, क्या मैडम बताएं? ठीक है जी। तो अब आज मैंने आपको क्या करवाया है, नॉइस पोल्यूशन करवा दिया, पीआईएल मैंने आपको करवा दिया, और 5-5 नंबर के क्वेश्चन करवा दिए, जिसमें क्या करवाया है मैंने, एसिड रेन करा दिया, ठीक है, और कार्बन ट्रेडिंग, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, डिफोरेस्टेशन, ये मैंने करवा दिए। यहां तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछिए।
कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है मैडम, लगता है ठीक है। ठीक है, आपके लिए तो ठीक है भाई। ऐसा है क्लास में और भी स्टूडेंट हो, आप सतीश जी अकेले नहीं है, तो बोल भी लिया करो कभी। हेलो हेलो मैम, हमने तो अभी क्लास अटेंड करी है। तो अभी अनिल जी, आपने क्लास अभी अटेंड करी है, तो अब अभी बताइए, अब ज्वाइन इसमें किया तो मैम, मेरी कोई सॉरी। गलती नहीं है। ग्रीन हाउस तो सबको पता है। देखो, ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड टॉपिक है। ग्रीन हाउस इफेक्ट आपका तब कब क्रिएट होता है? ये तब क्रिएट होता है, देखो, जब सनलाइट जो होती है वो एटमॉस्फेयर में ट्रेवल करती है, मतलब पृथ्वी पे आती है, और वो वापस आती है, क्योंकि वो एटमॉस्फेरिक गैसेस जो होती हैं वो सबके सब उसको यहीं पे ट्रैप कर देती है। एटमॉस्फेरिक गैसेस कौन कौन सी ट्रैप करती हैं? जैसे सल्फर हेक्साफ्लोराइड हो गए, तो मीथेन हो गया, तो ये जो गैसेस होती हैं ना, जब ये वातावरण में इनका जो लेवल है वो बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, तो ये ज्यादा से ज्यादा हीट को ट्रैप करती हैं, मतलब उन वेव्स को या सनलाइट को ना रिफ्लेक्ट बैक नहीं होने देती हैं। तो हीट की जो ट्रैपिंग फीचर होता है एटमॉस्फेयर में, वो कहलाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। और इस ग्रीन हाउस के कारण, यानी कि जो हीट ट्रैप होती है एटमॉस्फेयर में, वो होती है, वो ग्लोबल वार्मिंग कोज करती हैं। यानी कि ऐसी एटमॉस्फेरिक गैसेस जो कि हीट को ट्रैप कर लेती हैं, उनको कहा जाता है ग्रीन हाउस गैसेस। और ये ग्रीन हाउस गैसेस ग्रीन हाउस इफेक्ट कोज करती हैं। समझ में आया? अनिल जी, समझ में हाँ आया जी, या हाँ नहीं जी आया? मैम, हाँ जी, हाँ जी मैम। ठीक है ना। सीधे से शब्दों में अगर कुछ भी याद ना रहे, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है ना, सबको पता है। कार्बन डाइऑक्साइड तो हर किसी के याद रहेगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड और जो अदर गैसेस हैं, जैसे नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, ये जो होती हैं ये हीट को ट्रैप कर लेती हैं। ठीक है, और इस हीट को की ट्रैपिंग की वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट कोज होता है, और इसी ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण ग्लोबल वार्मिंग होती है। और अगर ग्लोबल वार्मिंग होगी या ग्रीन हाउस गैसेस ज्यादा बढ़ेंगी, तो उसकी वजह से क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा, क्लाइमेट चेंज होगा, बाढ़ आएगी, सूखा पड़ेगा। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट होगा। ये सब इन्हीं के कारण होता है। हाँ ठीक जी, है। जी मैम। और कार्बन डाइऑक्साइड का मेन सोर्स क्या होता है आपका? इंडस्ट्रीज हो गई, एनर्जी हो गया, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, इन सब की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है वो बढ़ता है। ठीक है। ठीक है मैम। और एसिड रेन तो जो मैंने आपको, एसिड रेन में थे आप? नहीं थे, चलो एसिड रेन भी बता देती हूँ। एसिड रेन वो रेन होती है जो कि अनयूजुअल तरीके से एसिडिक नेचर की होती है, यानी कि इसका जो पीएच लेवल होता है ना वो लो होता है, 5 से भी कम होता है, उसको हम कहते हैं एसिड रेन। और एसिड रेन होती कैसे है? एसिड रेन जो है इसमें सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये हवा में जब ऊपर जाती हैं, तो जो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके साथ रिएक्ट करती हैं, और उनके साथ रिएक्ट करके एसिड की ड्रॉपलेट्स बनाती हैं। यानी कि एसिड एसिड जो होता है वो ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में नीचे आता है, पृथ्वी पर गिरता है। इसको हम कहते हैं एसिड रेन। एसिड रेन। और फर्स्ट रेन आती है और सीजन की, वो भी एसिडिक होती है। इसकी वो भी एसिडिक होती है। हाँ जी, जी, पहले एटमॉस्फेयर में सारे केमिकल इकट्ठे हो जाते हैं। हम्म। फ्रेश वाटर होता है, वो उसके ऊपर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, एक्वेटिक एनिमल्स के ऊपर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, सॉइल पे, प्लांट्स पे, फॉरेस्ट पे, उन सब पे निगेटिव इफेक्ट डालती है ये एसिड रेन। ठीक है जी अनिल जी। ठीक है, ठीक है।
और एक मैंने करवाया था डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन का मतलब होता है फॉरेस्ट को रिमूव करना, या जो स्टैंडिंग ट्रीज होते हैं उनको लैंड से हटा देना, नॉन फॉरेस्ट यूज में उसको कन्वर्ट कर देना उस लैंड को। मैम ऐसे ठीक है। ड्रेन से तो फिर ह्यूमन बीइंग को भी नुकसान पहुंचता होगा? हाँ जब वो जी, ड्रॉप बिल्कुल बिल्कुल लेते हैं। नुकसान पहुंचाता है, डायरेक्ट वे में नहीं बट इनडायरेक्टली पहुंचता है। वो अस्थमा का अटैक हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, लंग्स की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा उस समय पे होती है। आपने देखा होगा ना कि जब पहली बारिश होती है तो लोग बोलते हैं ना मतलब सांस लेने में दिक्कत होने लग जाती है। अच्छा, हाँ, ठीक है पहली बारिश में। ना, पहली बारिश में होती है ना, गले में इन्फेक्शन हो जाता है, सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है, कई बारी एलर्जी हो जाती है, तो ये उसका निगेटिव इम्पैक्ट है ह्यूमन बॉडी पे। तो वो ऐसे ठीक है। ड्रेन का इफेक्ट होता है। हाँ जी, ऐसे ड्रेन का इफेक्ट है। ठीक है मैम। ठीक है। अच्छा, एक मैंने इसमें करवाया था कार्बन ट्रेडिंग। कार्बन ट्रेडिंग जो होती है, ये एक तरीके से जो कार्बन के जो क्रेडिट्स होते हैं उनका खरीदना और बेचना, बाइंग एंड सेलिंग प्रोसेस जो होती है कार्बन पॉइंट्स की, उसको कहा जाता है कार्बन ट्रेडिंग। इसमें कंट्रीज जो होती हैं वो कार्बन क्रेडिट्स को एक्सचेंज करते हैं, नेशंस के बीच में एक्सचेंज होता है। कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को रिड्यूस करने के लिए इसको बनाया गया था क्योटो प्रोटोकॉल में, ताकि कंट्रीज जो हैं वो कम से कम कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करें, और जो जितना कम कर सकती है। ठीक है। ठीक है मैम। ठीक है अनिल जी। और इसके हाँ जी अलावा मैम। मैंने करवाया है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन और नॉइज पॉल्यूशन। नॉइज पॉल्यूशन और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये दो टॉपिक मैंने मैम कवर पब्लिक होता है इंटरेस्ट आपका एयर लिटिगेशन एक प्रिवेंशन लाइन में एंड। बता दीजिए। अच्छा ठीक है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो होती है इसका मतलब होता है पीआईएल जो होती है, इसी को पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहा जाता है, यानी कि ऐसी लिटिगेशन या मोड ऑफ लिटिगेशन जो कि स्पेसिफिकली पब्लिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए फाइल की जाती है, उसको कहा जाता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो ये जो पीआईएल है इसकी डेफिनेशन कहीं भी किसी भी स्टैट्यूट में नहीं दी गई है, केवल जजेस के थ्रू इंटरप्रिटेट किया गया है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को। यूएसए से ये कॉन्सेप्ट लिया गया है, और जस्टिस पीएन भगवती और जस्टिस वीआर कृष्णा अय्यर ने इस कॉन्सेप्ट को इंडिया में रिकॉग्नाइज किया था। और पहला जो केस था पीआईएल का वो हुसनारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का था, 1979 का केस। ये वही वाला पीआईएल है जो आपने कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा था। है। हाँ हाँ, ठीक है। पढ़ा, याद आ रहा है। पढ़ याद आ रहा है, आर्टिकल 32 और 226, हाँ, ये दोनों पीआईएल से ही तो रिलेटेड है। हुसैनारा 226 में वर्सेस हाई ये कोर्ट वाला में याद फाइल आ कर सकते हो। ओके। हाँ जी, अंडर ट्रायल प्रिजनर्स के रिगार्डिंग ये केस था, पहला केस था हुसनारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1979। ठीक है। उसके बाद आपका जो पीआईएल के जितने भी केसेस है ना, जो आपने डॉक्ट्रिन्स पढ़े थे पहले, इन्वायरमेंटल लॉ में पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल, पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन, वो सारे केसेस इसमें हैं। एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के जितने भी केसेस हैं वो सब इसके अंदर कवर हो जाएंगे। जैसे आपका ओलियम गैस लीक केस हो गया, श्रीराम फूड एंड फर्टिलाइजर वाला 1986 में जो हुआ था, इसमें कोर्ट ने कॉम्पनसेशन ग्रांट किया था विक्टिम्स को, पहला केस था जिसमें कॉम्पनसेशन दिया गया था। और एब्सोल्यूट प्रिंसिपल का जो एब्सोल्यूट लायबिलिटी का प्रिंसिपल इसमें इंट्रोड्यूस हुआ था। इसके अलावा एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का 1988 का केस था। ये लाइमस्टोन नहीं सॉरी, ये आपका रिलेटेड था गंगा पॉल्यूशन के रिगार्डिंग, कि गंगा के किनारे कानपुर में बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज थी वो थी, चमड़े का व्यापार वहां पे होता है ना कानपुर में, तो उसकी वजह से गंगा पॉल्यूट हो रही थी, तो कोर्ट ने सारे टेंडरीज को बंद करवा दिया था।
नेक्स्ट है एमसी मेहता वर्सेस कमलनाथ एंड अदर्स, स्पैन मोटेल केस। इसमें पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल और पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन दोनों का सिद्धांत आया था। कोर्ट ने यहाँ पे डैमेजेस भी मांगा था, डैमेजेस इम्पोज किए थे और 10 लाख रुपीस की कॉस्ट लगाई थी। भाई आपने जो फॉरेस्ट को नुकसान पहुंचाया है उसको रिपेयर करिए, ये इसमें आया था। ठीक है, इसके अलावा जी व्हीक्यूलर पॉल्यूशन के रिगार्डिंग एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का 1991 का केस था कि भाई आप जो है, कोर्ट ने बोला था कि जो व्हीकल्स के थ्रू जो पॉल्यूशन होता है इसके रिगार्डिंग नॉर्म्स बनाइए। फिर है म्यूनिसिपल काउंसिल रतलाम वर्सेस वर्दीचंद एंड अदर्स 1980 का सैनिटेशन केस। इसमें कोर्ट ने म्यूनिसिपैलिटी को कहा था कि आप जो है प्रॉपर सैनिटेशन और ड्रेनेज प्रोवाइड करवाइए। ठीक है, ये आपका जी पीआईएल का कॉन्सेप्ट हो गया जी। हेलो, हाँ जी हाँ मैम। जी, ठीक है। ठीक है मैम, थैंक यू। तो अब आपका केवल नॉइज पॉल्यूशन बचता है, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। देखो, नॉइज पॉल्यूशन जो है ये आपका आता है एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट के अंतर्गत। सेक्शन 2A में दिया गया है नॉइज पॉल्यूशन को भी। सेक्शन 2A वैसे तो एयर पॉल्यूशन की बात करता है कि एयर पॉल्यूशन क्या होता है, तो एयर पॉल्यूशन का मतलब होता है कि कोई भी सॉलिड, लिक्विड या गैसियस सब्सटेंस इंक्लूडिंग नॉइज, ठीक है, प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, की एटमॉस्फेयर में इस कॉन्सेंट्रेशन के साथ प्रेजेंट हो जो कि नुकसान पहुंचाए लिविंग बींग्स को और ह्यूमंस को, तो उसको कहते हैं हम नॉइज पॉल्यूशन। इसको मेजर करते हैं हम डेसिबल में। 60 डेसिबल नॉर्मल होता है और 60 से ऊपर अगर नॉइज क्रिएट हो रहा है तो वो एबनॉर्मल होता है। ठीक है, सोर्सेज क्या हैं इसके, जैसे आपका इंडस्ट्रियल सोर्सेज हो गए, नॉन इंडस्ट्रियल यानी कि ट्रांसपोर्टेशन हो गया, एयरक्राफ्ट नॉइज हो गया, कंस्ट्रक्शन नॉइज हो गया, बिल्डिंग से जो नॉइज आते हैं, ये सब इसके सोर्सेज होते हैं। हार्मफुल इफेक्ट क्रिएट होता है किसी भी पर्सन पे कि भाई वो बहरा हो सकता है, कंसंट्रेशन कम हो जाती है, अगर नॉइस एक्सेसिव है तो फटीग हो जाता है, समटाइम्स अबॉर्शन कोज हो जाता है, परमानेंटली या टेम्परेरीली डीफनेस आ जाती है, वेजिटेशंस पर निगेटिव इफेक्ट पड़ता है, एनिमल्स अपना कंट्रोल लूज कर देते हैं और प्रॉपर्टी पे भी निगेटिव इफेक्ट पड़ता है। अब कंट्रोल कैसे किया जाता है नॉइज पॉल्यूशन को? राइट टू इंफॉर्मेशन के थ्रू आपके पास राइट है कि आप गवर्नमेंट के नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस जान सकते हैं नॉइज पॉल्यूशन के अकॉर्डिंग। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन में कवर होता है आर्टिकल 21, 48A एंड आर्टिकल 51AG। फिर आता है आपका बीएनएसएस में है सेक्शन 152 और सीआरपीसी में 133 होता था कंडीशनल ऑर्डर। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट पब्लिक न्यूसेंस रिमूव करने के लिए कंडीशनल ऑर्डर पास कर सकता है। ठीक है, और आईपीसी में पब्लिक न्यूसेंस यानी कि बीएनएस में पब्लिक न्यूसेंस सेक्शन 270 के रिगार्डिंग है। लॉ ऑफ टॉर्ट्स मानता ही है कि जो पॉल्यूशन होता है नॉइज पॉल्यूशन, इसको एक सिविल रॉन्ग की तरह कंसीडर किया जाता है। फिर मोटर व्हीकल एक्ट हो गया। मोटर व्हीकल एक्ट में के रेगुलेशंस हैं वो मेंशन। मैम एग्जाम पर्पज में मतलब अलग अलग सारे कैटेगराइज वाइज लिखना पड़ेगा क्या? कैटेगराइज वाइज कैसे, मतलब मैं समझी नहीं। मतलब जैसे इंडस्ट्री का अलग है, आपने बताया न्यूसेंस अलग होता है, तो ये देखो, हेडिंग ये डाल के ऐसे डिपेंड लिखना होगा क्या? करेगा, सुनो, नॉइज पॉल्यूशन जो है डिपेंड करेगा आपसे कितने मार्क्स में पूछा गया। अगर 10 नंबर में पूछा गया तो सबसे पहले तो आप इंट्रोडक्शन दोगे, आप बताओगे कि नॉइज पॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, डिफाइन कहाँ गया है, कहाँ किया गया, एयर एक्ट में किया गया, सोर्सेज क्या होते हैं, इफेक्ट क्या होता है, और नॉइज पॉल्यूशन का कंट्रोल किस तरीके से किया जा सकता है। तो फिर आप ये पूरा का पूरा 10 मार्क्स में आता है तो शॉर्ट कर दोगे।
ठीक है। ओके। वैसे पीआईएल और नॉइज पोल्यूशन ये मोस्टली 10 मार्क्स में ही पूछा जाता है। ठीक है, बाकी ये जो ग्रीन इसमें हाउस मैम इफेक्ट पूरा हो गया, एसिड रेन हो गया। इंट्रोडक्शन लिख देंगे सही से, इंट्रोडक्शन लिख देंगे सही से, हाँ हाँ हाँ, इंट्रोडक्शन, और आगे थोड़ा सा बिल्कुल डिटेल बिल्कुल। कर देंगे। ठीक बिल्कुल। ठीक। ठीक है, चलिए और कोई क्वेश्चन किसी का? हेलो, चलिए ठीक है फिर, ओके देन, बाय, गुड नाइट।